गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्रम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से मैं पंकज कुमार आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम अपनी इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन, कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस प्रकार से नए पादपों का निर्माण इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम का मतलब होता है बनाना। किसी भी चीज़ को बनाते हैं हम कह सकते हैं कृत्रिम या संश्लेषित उसे कह सकते हैं। बनाएगा कौन? मानव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब मानव द्वारा व्यावसायिक रूप से पादपों का जब मानव द्वारा व्यावसायिक रूप से पादपों का उत्पादन किया जाता है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर है कि मानव अपनी आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक रूप से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का उत्पादन अपनी स्वयं की मर्जी से अधिक संख्या में कर सकता है या कर पाता है, तो वो सारी विधियां कृत्रिम कायिक जनन की श्रेणी में आती है। क्लियर है? कृत्रिम कायिक जनन द्वारा ही नए पादपों का विकास मानव अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। अब कौन कौन सी विधियां वो अपनाता है, किन किन रूपों में पादपों का निर्माण कर सकता है, तो इसके लिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की निम्न विधियां काम में ली जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां मानव निम्न विधियों को अपनाकर नए पादपों का उत्पादन कर सकता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्न होती हैं। निम्न होती है जिनमें पहला है कृतन। बोले तो कटिंग पहली विधि। दूसरी विधि है दाब लगाना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लेयरिंग। तीसरी विधि है रोपण, इसका मतलब होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की निम्न विधियां होती हैं कृतन, दाब लगाना और रोपण। इन विधियों को मानव अपनाकर नए पादपों का उत्पादन करता है, जिसके द्वारा वो व्यावसायिक रूप से नए पादपों के विकास में सक्षम हो पाता है। तो चलिए बात करते हैं इन छोटी छोटी विधियों के बारे में। पहली विधि लेते हैं कृतन या कटिंग। कृतन या कटिंग, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस विधि के दौरान पादप के अंगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है। उन बटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को भूमि में रोप दिया जाता है
उन छोटे छोटे टुकड़ों से ही नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, पादप अंगों को, इसमें हम पादप अंग काम लेते हैं मूलतः जड़ व स्तंभ, जड़ व स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। तो हम बात करें पहली विधि, कर्तन या कटिंग। कटिंग का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे भाग। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई सा भी पादप है, आर्थिक महत्व के पादप हैं, इनसे हमें नए पादप का निर्माण करना है। किस विधि से करना है, कर्तन या कटिंग विधि से करना है। तो हम क्या करते हैं कि पादप के अंग, मूल रूप से दो अंग काम में लेते हैं, या तो पादप का स्तंभ भाग काम में लेते हैं या फिर मूल काम में लेते हैं, जड़ काम में लेते हैं। क्या करते हैं, पादप के मूल या स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को भूमि में रोप दिया जाता है और कुछ समय पश्चात इन कटे हुए टुकड़ों से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये विधि कर्तन या कटिंग विधि कहलाती है। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इस विधि के अंतर्गत पादप अंगों को, कौन कौन से अंग, जड़ व स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं और इन टुकड़ों को भूमि में रोप दिया जाता है। इन छोटे टुकड़ों से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद आता है कर्तन या कटिंग की विधियां, कि कौन कौन सी विधियां होती है। कर्तन या कटिंग की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है स्तंभ कटिंग, दूसरी विधि है मूल कटिंग। स्तंभ कटिंग में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे पादप जैसे गुलाब, गन्ना आदि पादपों का अगर हमें उत्पादन करना है तो हम इन पादपों के छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े बनाने के बाद इन्हें हम भूमि में रोप देते हैं। रोपने के कुछ समय पश्चात ही ये नए पादप के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, स्तंभ कटिंग। दूसरी विधि आती है मूल कटिंग। इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, इसमें हम पादप की मूल का उपयोग करेंगे। मूल के छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, बनाने के बाद उन्हें भूमि में पुनः रोप देंगे। रोपने के कुछ समय पश्चात नए पादपों का उत्पादन हो जाएगा। एग्जाम्पल पूछे तो शीशम है, चमेली है आदि पादपों का अगर हमें अधिक संख्या में उत्पादन करना है तो हम उन पादपों की मूल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है। आप इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी विधि है दाब लगाना या लेयरिंग। दाब लगाना या लेयरिंग किस प्रकार से पादप में हम दाब लगाकर जड़ों को निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस विधि का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी पादप है, अगर उस पादप से हमें नए पादप का निर्माण करना है तो उस पादप में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इस पादप के किसी भी भाग, मूलतः स्तंभ में कैसे भी करके अपस्थानिक जड़ें बन जाएं। अगर जड़ें पादप के स्तंभ पर बन जाती हैं और उस जड़ वाले पादप अंग को हम भूमि में रोप देते हैं तो रोपने के पश्चात नए पादप का निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। तो हम दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं दाब लगाना या लेयरिंग। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि इस विधि में मुख्य पादप के कायिक भाग जैसे स्तंभ को मात्र पादप से अलग करने से पहले उसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित कर ली जाती हैं। जब जड़ें अपस्थानिक विकसित हो जाती हैं तो उस पादप अंग को मात्र पादप से अलग कर भूमि में रोप दिया जाता है। रोपने से नए पादप का विकास हो जाता है। दाब लगाना या लेयरिंग की दो विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि है टीला दाब, दूसरी विधि है वायु दाब या गुट्टी बांधना। तो टीला दाब, इस विधि में क्या होता है, ये हमारा एक मात्र पादप है। दोनों विधियों को हम एक ही पादप पर देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक मात्र पादप इस बोर्ड पे बनाया, ठीक है, हमारे मात्र पादप है। इस पादप पर बहुत सारी शाखाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी शाखाएं लगी हुई हैं।
तो हम पहले अध्ययन करेंगे टीला दाब विधि का। इस विधि में क्या करते हैं कि हमारा जो मात्र पादप है उसकी एक लंबी टहनी या लंबी शाखा को हम पकड़ते हैं। पकड़ने के पश्चात उसे हम भूमि के संपर्क में लाते हैं। लंबी टहनी थी, उसको पकड़ के हम भूमि के संपर्क में लाने के बाद उस टहनी का कुछ हिस्सा हम भूमि में दबा देते हैं। मिट्टी से हमने ढक दिया, मिट्टी का टीला उस पर बना दिया। कुछ पादप का भाग, शेष भाग थोड़ा बाहर रखते हैं जिस पर कुछ पत्तियां होती हैं। इस पादप की पत्तियों को बाहर की ओर रखा जाता है। कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि इस दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती हैं। इस दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें अर्थात छोटी छोटी जड़ें बनने लगती है। जब जड़ें पूर्ण रूप से बन जाती हैं तो तेज धार चाकू की सहायता से इस टहनी को यहाँ से काट दिया जाता है। मान लो मैंने इस टहनी को यहाँ से काट दिया तो हमारा एक नया पादप बनकर तैयार हो गया। तो ये विधि कौन सी कहलाएगी? टीला दाब विधि। इसकी परिभाषाएं या इसकी विधि को हम किस प्रकार से नोट करेंगे? इसमें एक मात्र पादप जिस पर बहुत सारी शाखाएं लगी होती हैं, उनमें से किसी एक लंबी शाखा को चुना जाता है। जब लंबी शाखा को चुन लिया जाता है तो उस शाखा को झुकाकर भूमि के संपर्क में लाया जाता है। भूमि के संपर्क में लाने के पश्चात उसको मिट्टी के टीले से ढक दिया जाता है तथा पादप टहनी का कुछ भाग बाहर की ओर रखा जाता है। कुछ समय पश्चात इस शाखा से अपस्थानिक जड़ें निर्मित होने लगती हैं। जब अपस्थानिक जड़ें निर्मित हो जाती हैं तो इस शाखा को तेज धार वाले चाकू से काट दिया जाता है और नए पादप का निर्माण कर लिया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल पूछे तो चमेली पादप में आसानी से इस विधि को अपना सकते हैं। मोगरा आदि ऐसे पादप होते हैं जिसमें हम टीला दाब विधि द्वारा एक पादप से ही बहुत सारे पादप बना सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी विधि, वायु दाब या गुट्टी बांधना। इस विधि में क्या करते हैं? हमारा पादप है, मात्र पादप है, इस पादप पर बहुत सारी शाखाएं लगी होती हैं। अब हमें क्या करना है? बस इस विधि में ये बात याद रखनी है कि दो समान शाखाएं जो ऊपर नीचे क्रम में हो उन शाखाओं का हम चुनाव करते हैं। हम क्या करते हैं? नीचे वाली जो शाखा होती है उस पर चाकू की धार से, चाकू लेते हैं, उसकी धार से उस शाखा की छोटी सी वलय को हम हटा लेते हैं, अर्थात छाल को वलय के रूप में काट कर हटा देते हैं या उस पर चाकू की सहायता से थोड़ा सा कट लगा देते हैं। कट लगाने से पादप टहनी की छाल थोड़ी सी हट जाती है, हट गई। अब हम क्या करते हैं? या तो गीली मिट्टी ली या फिर मांस लिया, फिर या गीली रुई, उसको कटी हुई टहनी के चारों ओर लपेट देते हैं। जब चारों ओर गीली मिट्टी, मांस या रुई या बोरी के टुकड़ों को जब लपेट दिया जाता है तो एक गुट्टी का निर्माण होता है जिसे हम गुट्टी बोलते हैं। ठीक है? अब क्या करते हैं? गुट्टी के ऊपर वाली शाखा, जो भी पादप की ऊपर वाली शाखा है, उस शाखा पर हम जल से भरा हुआ किसी पात्र को बांधते हैं। अब उस जल से भरे हुए पात्र को हमने जैसे ही उसमें बांधा तो पात्र के नीचे हम छोटा सा छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने से पानी बूंद बूंद करके उस गुट्टी पर गिरता है जिससे वो गीली बनी रहती है। अब गीली बनी रहती है तो कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद इस गुट्टी में अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती है। जब अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती है तो इस टहनी को तेज धार चाकू से यहाँ से काट लिया जाता है। काट लिया। अब कटा हुआ भाग जो पादप की जड़ें हैं वो किस में है? वो तो गुट्टी में समाहित है, गुट्टी में बंद है। इस टहनी को भूमि पर बो दिया जाता है, रोप दिया जाता है। गुट्टी वाले भाग को भूमि पर रोप दिया जाता है तो एक नया पादप विकसित हो जाता है। क्लियर है? तो ये दो विधियां हैं। दाब लगाना, दाब लगाने का मतलब होता है कि हम किसी भी कारण से पादप पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कर लें। जब पादप अंग पर अपस्थानिक जड़ें निर्मित हो जाती हैं तो उस पादप अंग को मात्र पादप से अलग कर लेते हैं और नए पादपों का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो तीसरी विधि है रोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में
दो पादप अंगों के अलग अलग हिस्सों को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि वो एक नए पादप के रूप में जीवन यापन करने लगते हैं। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, एक पादप, ऐसा पादप जो सामान्य रूप से कम वृद्धि करता है, कम गुणवत्ता वाला होता है, हमें उस पादप में सुधार करना है, उस पादप को निरोग करना है, उस पादप से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, अन्य पादप जो उत्तम गुण वाला होता है, अच्छी वृद्धि करता है, अच्छी पैदावार क्षमता दर्शाता है या उसकी संकर ओज अधिक होती है, तो उस पादप के टहनी या शाखा को काम में लेते हैं और पुराने पादप में उसे रोपित कर देते हैं, रोप देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे वो टहनी नए पादपों के रूप में विकसित हो जाती है, जिससे अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को पढ़ने से पहले दो छोटी छोटी परिभाषाओं को हमें याद रखना होगा। पहली परिभाषा जो याद रखनी होगी वो होगी स्कंद, और दूसरी परिभाषा याद रखनी होगी हमें कलम। तो स्कंद क्या होता है और कलम क्या होती है, ये दो छोटी छोटी परिभाषा ही इस रोपण विधि को निरूपित करेगी। अगर हमें इन दोनों परिभाषाओं के बारे में मालूम है तो हम नए पादपों का विकास आसानी से कर सकते हैं। तो रोप स्कंद क्या होता है, स्कंद को हम बोलते हैं पादप का आधार अंग, पादप का आधार अंग जिस पर अन्य पादप की कलम को जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। अन्य पादप को जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। अब बात आती है कलम। फिर कलम क्या होती है, अन्य पादप की शाखा या टहनी या भाग, अन्य पादप की शाखा जिसको स्कंद पर जोड़ा जाता है, स्कंद पर जोड़ा जाता है, क्या कहलाती है, कलम कहलाती है। ठीक है। स्कंद पादप का आधार अंग जिस पर हम कलम को जोड़ते हैं, अन्य पादप की शाखा को जोड़ते हैं, वो पादप भाग क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा। उसके बाद आती कलम। फिर कलम क्या होगी, स्कंद पर जुड़ने वाला अन्य पादप का भाग क्या कहलाएगी, कलम कहलाएगी। अब इसको हम एक छोटे से डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। चलो भाई स्कंद और कलम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्कंद और कलम क्या होती है। ये हमारा एक मातृ पादप है, ठीक है। इसको क्या किया, इस पादप, ये कम गुणवत्ता वाला पादप है, कम गुणवत्ता वाला पादप है, उत्पादन भी कम देता है। अब इस पादप को सुधारना है, अधिक गुणवत्ता वाला बन जाए, अधिक उत्पादन दे। तो मैं क्या करूँगा, इस पादप को मैंने काट दिया, आधार सतह से कुछ ऊपर की ओर काट दिया। तो अब हमारा पादप का तना ही तो बचा। इस तने को हम क्या कह सकते हैं, स्कंद। ये तो हमारा क्या बन गया, स्कंद। पादप का आधार जिसको हमें सुधारना है, जिसकी गुणवत्ता में हमें बढ़ोतरी करनी है। अब इस पादप अंग पर हमें इसी जाति के दूसरे पादप को रोपित करना है, दूसरे पादप की शाखा को लगाना है, जिससे कि ये कम गुणवत्ता वाला पादप अधिक गुणवत्ता में परिवर्तित हो जाए। ये हमारा अन्य पादप है, इस पर बहुत सारी शाखाएं हैं, ये शाखा बहुत सारी है। तो मैं क्या करता हूँ, अन्य पादप की एक शाखा को काट लेता हूँ। ये शाखा मैंने काट ली।
इस कटी हुई शाखा को इस पर मैं लगा देता हूँ। अन्य पादप की शाखा को स्कंद पर लगा दिया तो ये अन्य पादप की शाखा क्या कहलाएगी? कलम कहलाएगी। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्कंद होता है पादप का आधार जिस पर कलम लगाई जाती है। कलम क्या होती है? अन्य पादप का भाग जो स्कंद पर लगाई जाती है। ठीक है, तो आप इस विधि को आसानी से समझ सकते हैं स्कंद और कलम के माध्यम से। इसकी परिभाषाएं आप नोट कर लीजिए। इस विधि में दो पादपों के अलग अलग हिस्सों को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि आपस में वे जुड़ने के पश्चात समजात रूप से जीवन यापन कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं रोपण या ग्राफ्टिंग की विधियों के बारे में। रोपण एवं या ग्राफ्टिंग की निम्न विधियां होती हैं। रोपण की निम्न विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती है? पहली विधि है जीभी रोपण, दूसरी विधि है फच्चर रोपण, तीसरी पहली विधि थी जीभी रोपण, दूसरी विधि है फच्चर रोपण, तीसरी विधि है मुकुट रोपण और चौथी विधि है कलिका रोपण। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्कंद और कलम। बार बार ये शब्द हम काम में लेंगे, स्कंद और कलम। जब हम आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये चारों विधियां बन जाएंगी। जीभी रोपण, फच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। इन विधियों से नए पादपों का निर्माण करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? स्कंद और कलम के माध्यम से करेंगे। तो हम बात करते हैं पहली विधि जीभी रोपण के बारे में। निम्न विधियां जिसमें हम बात कर रहे हैं जीभी रोपण के बारे में, फच्चर रोपण के बारे में, मुकुट या किरीट रोपण के बारे में और कलिका रोपण के बारे में। इन चारों विधियों को हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हमने डायग्राम बनाया। एक तो हमने लिया पादप का आधार भाग, नाम क्या रख दिया उसका? स्कंद। पादप के आधार भाग का नाम क्या रख दिया? स्कंद। एक अन्य पादप की शाखा ली, उसका नाम क्या रख दिया हमने? कलम। तो हम स्कंद और कलम दोनों के जुड़ान भाग के आधार पर ही निम्न विधियों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीभी रोपण। इस विधि में क्या करते हैं? स्कंद पादप का आधार काम में लेते हैं, दूसरी कलम काम में लेते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है इस विधि में? इस विधि में स्कंद व कलम दोनों की मोटाई समान ली जाती है। जितनी मोटाई स्कंद की होती है उतना ही मोटी कलम पादप की ली जाती है। दोनों में क्या करते हैं? दोनों में वी आकार या एन आकार से चीरा लगाते हैं। तेज धार वाली चाकू की सहायता से दोनों को काटा जाता है। मान लो हम बात कर रहे हैं जीभी रोपण के बारे में, मेरे को इस कलम को रोपित करना है, तो मैं क्या करूँगा? तेज धार वाले चाकू की सहायता से इस पे वी आकार का या एन आकार का चीरा लगाऊंगा। इसी आकार में मैं कलम में चीरा लगाऊंगा। चाकू की सहायता से मैंने कलम और स्कंद दोनों में एक खांच बना दी। अब क्या करता हूँ? इस कलम को उठाकर इसके ऊपर मैं रोपित कर देता हूँ। रोपित हो गई। रोपित होने के पश्चात दोनों को धागे की सहायता से बांध देता हूँ। बांध देता हूँ तो विधि कौन सी अपनी कंप्लीट हो जाती है? जीभी रोपण या वीप रोपण कंप्लीट हो जाती है। समझ गए आप? कलम व स्कंद दोनों का आकार समान रखा जाता है। वी या एन आकार में चीरा लगाया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तथा उसे धागे की सहायता से बांध दिया जाता है। याद रखने वाली बात है कि दोनों स्कंद व कलम की जाइलम कोशिकाएं नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है फच्चर रोपण। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें भी स्कंद व कलम दोनों का आकार समान रखा जाता है, लेकिन क्या करेंगे? स्कंद में तो वी आकार का निशान लगाएंगे तेज धार चाकू की सहायता से, और कलम में वेज आकार का निशान लगाएंगे, अर्थात वी आकार का। दोनों में एक में वी आकार का निशान लगा लिया, कलम को भी मैंने वेज आकार में काट दिया। काटने से दोनों को आपस में जोड़ दिया, धागे की सहायता से बांध दिया, तो विधि कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता है मुकुट या किरीट रोपण। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में स्कंद का आकार तो बड़ा रखा जाता है,
पादप का स्कंद भाग बड़ा होता है और उस स्कंद पर बहुत सारी छोटी छोटी कलमों को हम रोपित करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है कलिकारोपण। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में स्कंद पर टी आकार का निशान बनाया जाता है। टी आकार में इसको काटा जाता है। जब टी आकार में हमने स्कंद भाग को काटा है तो उसी आकार में हम कलम भाग को भी काटते हैं। काटने के पश्चात दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात धागे की सहायता से उसे बांध देते हैं। बांधते इसलिए है क्योंकि तेज हवा से वो हिल ना पाए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से व्यावसायिक उत्पादन में सहायक होता है, जिसकी निम्न विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। क्लियर है। इस चैप्टर की दूसरी विधि आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में जो इस लैंगिक जनन के बारे में है वो बहुत छोटा सा है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक अंग होते हैं वो पुष्प में होते हैं और पुष्प प्रवतंत्र का रूपांतरित रूप माना जाता है। पुष्प की संरचना 4 भागों में बटी होती है या 4 चक्रों में निरूपित होती है। बाह्य दल, दलपुंज, पुमांग और जायांग। इस पॉइंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 2। हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।